वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने कुछ बेसिक्स देखे थे, जैसे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं और उनके यूनिट्स क्या होते हैं। आज हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि लेंथ, मास और टाइम फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर। ठीक है, तो लेंथ का स्टैंडर्ड क्या है ऐसा सिस्टम में? मीटर है। तो ये जो मीटर है इसका स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, इसको डिफ़ाइन करने के लिए काफ़ी टाइम से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ट्राई होते आ रहे हैं। टाइम टू टाइम प्रेसिजन की नीड की वजह से इसकी डेफिनेशन को इम्प्रूव करते आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले ऐसा था कि नॉर्थ पोल से इक्वेटर का जो डिस्टेंस है, जो कि पेरिस से पास होके आता है, तो वो जो डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सपोज़ ये डिस्टेंस क्या है, ए बी। ठीक है, इसको अगर 1 करोड़ से डिवाइड करेंगे, मतलब 10⁻7 से अगर डिवाइड करेंगे, तो ये जो वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगी, इसको क्या कहा गया, ये होगी हमारी 1 मीटर लेंथ। ठीक है, इसको 1 मीटर डिफ़ाइन कर दिया गया। तो काफ़ी टाइम के बाद ऐसा लगा कि ये डेफिनेशन उतनी प्रेसाइज नहीं है, तो प्रेसिजन की नीड की वजह से इसको फिर से यहाँ पे रीडिफ़ाइन किया गया। ये एक प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का बार है। ठीक है, ये बार की लेंथ को यहाँ पे 1 मीटर कंसिडर कर दिया गया। ठीक है, ये जो बार की लेंथ रहेगी ये होगी 1 मीटर। इसके जो दो एंड्स है उनके बीच में दो फाइन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर होगा, ऐसा डिफ़ाइन कर दिया गया। तो डेफिनेशन यहाँ पे फिर से थोड़ी सी इम्प्रूव कर दी गई। मगर ये जो डेफिनेशंस थे ये किसी ना किसी तरह से फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट थे, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी और प्रेसिजन नहीं था स्टैंडर्ड्स के अंदर मीटर के लिए। स्टैंडर्ड्स तो यहाँ पे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी और प्रेसिजन नहीं था मीटर के स्टैंडर्ड के लिए। तो यहाँ पे फिर से डेफिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए 1960 में फिर से इसको चेंज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स से अब यहाँ पे हम एटम्स पे शिफ्ट हो गए, एटॉमिक स्टैंडर्ड्स पे आ गए यहाँ हम। ठीक है, 1960 में जो आपका क्रिप्टॉन एटम है, ठीक है, उसका जो एक आइसोटोप है क्रिप्टॉन 86। ठीक है, इस आइसोटोप से जो रेडिएशंस इमिट होंगे उनमें जो ऑरेंज रेड लाइट रहेगी, ठीक है, उसके कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ वेवलेंथ्स को 1 मीटर के इक्वल कर दिया गया। ठीक है, और ये मीटर का न्यू स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। मीटर की वैल्यू वही है लेकिन यहाँ पे उसका स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 1960 में ये चेंज आया। 1 वेवलेंथ कितनी होती है? 1 वेवलेंथ बेसिकली ये डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो ये 1 वेवलेंथ का डिस्टेंस है ये। तो ऐसे 1650763.73 इतने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स जो होंगे ऑरेंज रेड लाइट के क्रिप्टॉन 86 के एटम के, तो इतने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स कितने किसके इक्वल होंगे? ये 1 मीटर के इक्वल होंगे। ठीक है, तो जो बेसिकली आपका ये जो बार है इसकी जो लेंथ है इसके इक्वल कितना डिस्टेंस चाहिए हमको, तो वो यहाँ पे सेट कर दिया गया, इतने इतने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। तो एक मोर प्रिसाइज डेफिनेशन हमको यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो ये डेफिनेशन काफ़ी टाइम तक चली। और पहले क्या होता था, स्पीड ऑफ लाइट को हम उतने एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते थे, उसकी वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ होती थी। लेकिन टाइम के साथ साथ यहाँ पे हम स्पीड ऑफ लाइट को काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेट करने लग गए, क्या काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करने लग गए। तो यहाँ पे 1983 में मीटर का स्टैंडर्ड अब स्पीड ऑफ लाइट पे बेस्ड कर दिया गया। किस तरह? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 सेकेंड। इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो आपकी लाइट वैक्यूम के अंदर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो कितना होगा यहाँ पे? ये 1 मीटर होगा वहाँ पे। ठीक है, तो आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दी गई। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको सी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 299792458 मीटर पर सेकेंड ये फिक्स कर दी गई। तो स्पीड ऑफ लाइट को हमने फिक्स कर दिया और उसकी वजह से यहाँ पे मीटर का स्टैंडर्ड फिक्स हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन मिल गई हमको स्पीड पे बेस्ड। बेसिकली हमारे पास रिलेशन क्या होता है? स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना।
तो c की स्पीड से 1/c टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगा वो यहाँ पे कितना होगा, 1 मीटर होगा। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस की जो स्टैंडर्ड है उसको टाइम पे बेस्ड कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि टाइम हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। आगे हम टाइम का मेजरमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस को टाइम के स्टैंडर्ड में भी डिपेंडेंट कर दिया गया। तो ये हमारे पास जो 1983 में जो चेंज आया था मीटर के स्टैंडर्ड में, तो वो अब तक यहाँ पे चलता आ रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट यहाँ पे डेफिनेशन है मीटर की, ठीक है। तो ये था मीटर का स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे देखिए इस टेबल के अंदर हमको यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंसेस दिए हुए, वाइड रेंज ऑफ लेंथ्स है जो कि हमको यहाँ पे हमें हमारी डे टू डे लाइफ में और इन्वायरमेंट में मिलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे साइज़ ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे 10⁻⁻15 मीटर की लेंथ का है। कितना छोटा साइज़ है। वहाँ से लेके डिस्टेंस टू द बाउंड्री ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 10⁻26। तो यूनिवर्स की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है 10⁻26 मीटर के ऑर्डर का है, ठीक है। तो इतने ज़्यादा वाइड रेंज है हमारे पास लेंथ के लिए। अब यहाँ पे ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इनकी लेंथ को आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पेपर की साइज़ की थिकनेस देखिए यहाँ पे 10⁻⁻4 मीटर, मतलब 0.1 mm। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लेंथ को आप यहाँ पे इस टेबल में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हमको यहाँ पे देखना है कि ये जो लेंथ्स हैं इनको मेजर करने के लिए हमारे पास अवेलेबल डिवाइसेस क्या हैं, ठीक है। तो मीटर स्केल हमारे पास एक डिवाइस है, ठीक है। मीटर स्केल से हम क्या डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं। मीटर स्केल से हम यहाँ पे 1 mm से लेके 100 mm तक का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी इजीली मेजर कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। तो ये स्केल देखिए, मीटर स्केल, यहाँ पे हमको जो रीडिंग्स हैं यहाँ पे देखिए, दो लाइंस के बीच में दो क्लोज लाइंस के बीच में 1 mm का गैप है। तो ये इतना छोटा डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। और ये जो दो बड़े लाइंस हैं यहाँ पे, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे मीटर स्केल से हम 100 मीटर तक का डिस्टेंस इजीली मेजर कर सकते हैं। तो ये रेंज में ये जो डिस्टेंस है ये मीटर स्केल से इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और डिवाइस है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm, ठीक है। कम से कम इतना मेजर कर सकता है, मतलब 10⁻⁻4 मीटर की एक्यूरेसी से ये डिस्टेंसेस को ईजिली मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर। तो ये जो डिवाइस है इसकी जो वर्किंग है इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डिवाइस है जो हमको काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये होता है वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे एक्सटर्नल साइज़ को भी मेजर कर सकते हैं हम और इंटरनल साइज़ को भी मेजर कर सकते हैं। ये जो दो जॉज यहाँ पे दिए हुए हैं इनसे हम यहाँ पे इंटरनल साइज़ मेजर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इंटरनल डायमीटर वगैरह मेजर कर सकते हैं। और ये जो जॉज हैं यहाँ पे, ये जॉज की मदद से हम यहाँ पे एक्सटर्नल साइज़ मेजर कर सकते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल लेंथ वगैरह। तो ये यहाँ पे दोनों यूज़ में आता है वर्नियर कैलिपर में, ठीक है। तो ये डिवाइस को आपको यहाँ पे देखना है आगे चल के, ठीक है। माइक्रोमीटर या फिर स्क्रू गेज जिसे कहते हैं, ये भी एक डिवाइस है हमारे पास। और यहाँ पे हम 10⁻⁻5 मीटर की एक्यूरेसी से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 0.01 mm की यहाँ पे एक्यूरेसी हमको इस डिवाइस के अंदर मिल जाएगी। तो ये होता है आपका स्क्रू गेज या फिर माइक्रोमीटर, ठीक है। ये भी हमको आगे चल के देखना है। अब ये जो डिस्टेंसेस हमने मेजर किए ये अवेलेबल डिवाइसेस की मदद से, ये जो वेज हैं इनको हम डायरेक्ट मेथड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डिवाइसेस से हम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे तो ये डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ हो गया, है ना। अब यहाँ पे हम कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स देखेंगे। इनडायरेक्टली हम कैसे डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले देखना है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है। अगर आपको कोई लार्ज डिस्टेंस मेजर करना है तो ये मीटर स्केल से तो नहीं होगा। जैसे कि अगर आपको प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है, अगर आपको प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है तो वहाँ पे मीटर स्केल तो काम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ और मेथड देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक इनडायरेक्ट मेथड देखेंगे हम, पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। तो क्या होता है ये, यहाँ पे आपको एक चीज़ करना है। आप क्या कीजिए, अपने सामने अपना एक पेन रखिए और उसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड वॉल वगैरह कुछ रखिए। मेरे सामने कैमरा है, ठीक है। तो ये पेन को क्या कीजिए, आप
एक बार राइट आई ओपन और लेफ़्ट आई क्लोज़ करके ऑब्ज़र्व कीजिए, और एक बार राइट आई क्लोज़ और लेफ़्ट आई ओपन करके ऑब्ज़र्व कीजिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते रहिए आप इसको वन बाय वन अल्टरनेटली। तो आपको क्या लगेगा कि ये जो पेन है ये बैकग्राउंड के अगेंस्ट मूव कर रहा है। ठीक है, लग रहा है ना, ये जो पेन है ये बैकग्राउंड के अगेंस्ट मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअली पेन तो मूव नहीं कर रहा है, पेन तो स्टेशनरी है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हमारे जो ऑब्ज़र्वर है, पहले फर्स्ट आई हमारा ऑब्ज़र्वर था, अब सेकेंड टाइम लेफ़्ट आई हमारा ऑब्ज़र्वर है। तो हमारे ऑब्ज़र्वर की पोजीशन चेंज होने की वजह से हमको ऐसा लग रहा है कि पेन की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये जो इफ़ेक्ट होता है इसको पैरालैक्स इफ़ेक्ट कहते हैं। द अपरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्ज़र्वर, ये होता है पैरालैक्स। ठीक है, तो ये पैरालैक्स इफ़ेक्ट है, और ये जो पैरालैक्स इफ़ेक्ट है इसकी मदद से हम यहाँ पे डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं। इसको पैरालैक्स मेथड कहेंगे। कैसे मेजर कर सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंसेस हम इसका यूज़ करके, तो देखिए यहाँ पे हमने जो एग्जांपल अभी कंसिडर किया था उसमें E1 मेरी फर्स्ट आई है और E2 मेरी सेकंड आई है। ठीक है, और ये पेन P को मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, पहले फर्स्ट आई से देख रहे हैं तो ये P की तरफ यहाँ पे हमारा E1P डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और E2 आई से हम P की तरफ देख रहे हैं तो ये E2P ये हमारा अब डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन है इनके बीच जो एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, ये थीटा एंगल, इसको हम कहेंगे पैरालैक्स एंगल। ठीक है, दो डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच का जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा पैरालैक्स एंगल थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर ये जो पेन है मेरा जिसको मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ठीक है, मेरे आइज़ के बीच के डिस्टेंस से ये पेन का डिस्टेंस मुझसे ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पे ये जो E1 E2 है, ठीक है, ये जो E1 E2 है, ये इसको मैं आर्क ऑफ सर्कल कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे P से अगर हम देखें इसको तो ये E1 E2 एक आर्क ऑफ सर्कल हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे जो E1 E2 मतलब दो ऑब्जर्वर के जो बीच का डिस्टेंस है इसको कहते हैं बेसिस। ठीक है, E1 और E2 के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं, बेसिस। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है मेरे पेन का तो E1 E2 को हम आर्क ऑफ सर्कल के कंसिडर कर सकते हैं। E1 E2 क्या हो जाएगा, आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, और मुझे पेन का डिस्टेंस मेजर करना है तो मुझे यहाँ पे OP डिस्टेंस मेजर करना है, और E1 E2 अगर आर्क है और उसका सेंटर अगर P है तो ये जो OP है ये रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे OP क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे OP या फिर E1P या फिर E2P ये क्या है, रेडियस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंगल की डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये जो आर्क E1 E2 है ये P के ऊपर थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, तो इसके लिए हम यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ E1 E2 डिवाइडेड बाय रेडियस OP। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल के डेफिनेशन से हम ये लिख सकते हैं। हमको यहाँ पे OP डिस्टेंस मेजर करना है तो OP क्या हो जाएगा, यहाँ पे OP हो जाएगा E1 E2 डिवाइडेड बाय थीटा, और ये जो थीटा है एंगल यहाँ पे, ये थीटा यहाँ पे रेडियन में पुट करना है आपको। ठीक है, तो ये जो एंगल थीटा है ये हम मेजर कर सकते हैं, पैरालैक्स एंगल हम मेजर कर सकते हैं। E1 E2 दो आइज़ के बीच का डिस्टेंस ये भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों को हम मेजर करके इस फॉर्मूले में डाल देंगे तो यहाँ से हमको OP की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ से हमको OP की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से हम डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं पैरालैक्स मेथड का यूज़ करके। ठीक है, ये है पैरालैक्स मेथड। तो यहाँ पे देखिए अब सपोज़ हमको यहाँ पे प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, अब पेन काफ़ी नज़दीक था तो यहाँ पे टू आइज़ को हम ऑब्जर्वर कंसिडर करके यहाँ पे पैरालैक्स मेथड लगा सकते थे। ठीक है, तो वो हमने किया था। लेकिन यहाँ पे अगर हमको प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है तो प्लैनेट तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये जो दो आई का मेथड है ये यहाँ पे काम नहीं आएगा। हमको यहाँ पे दो डिस्टेंट पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि अगर आंखों से ऑब्ज़र्व करेंगे
तो पैरालैक्स एंगल बहुत कम होगा। तो अगर दो डिस्टेंट पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे तो वहाँ से हमको जो पैरालैक्स एंगल मिलेगा वहाँ से हम पैरालैक्स मेथड अप्लाई करके डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अर्थ को कंसिडर करेंगे, अर्थ के दो डिस्टेंट पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, सपोज ए एंड बी। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे दो डिस्टेंट पॉइंट्स हमने कंसिडर किए और वहाँ से हम प्लैनेट एस को ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमसे डी डिस्टेंस की दूरी पे है। कितना डिस्टेंस पे, ये कैपिटल डी डिस्टेंस पे है प्लैनेट। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, मतलब ये जो बेसिस है आपका स्मॉल बी, अगर यहाँ पे स्मॉल बी इज़ टू मच लेस देन कैपिटल डी, या फिर स्मॉल बी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी इज़ टू मच लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए बी को आर्क ऑफ सर्कल कंसिडर कर सकते हैं। करेक्ट है ना, ए बी को यहाँ पे हम सर्कल की आर्क कंसिडर कर सकते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से अगर देख रहे हैं तो। और यहाँ पे जो आर्क है इसका कैपिटल डी क्या हो जाएगा, ये आर्क का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्क का रेडियस हो जाएगा। और वही हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे, कैपिटल डी डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैरालैक्स मेथड लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको एंगल के डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम एंगल थीटा इज़ इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ यहाँ पे ए बी है डिवाइडेड बाय रेडियस यहाँ पे कैपिटल डी है। ठीक है, ए बी मतलब यहाँ पे इसको स्मॉल बी लिख सकते हैं और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कैपिटल डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले में देखिए यहाँ पे थीटा एंगल, यहाँ पे हम पैरालैक्स एंगल मेजर कर सकते हैं अर्थ से। ठीक है, और ये जो स्मॉल बी है, डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ ए एंड बी, ये भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं अर्थ पे। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा कैपिटल डी, ये हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल डी इज़ इक्वल टू स्मॉल बी डिवाइडेड बाय थीटा, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे रेडियन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमको डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे पैरालैक्स मेथड का यूज़ करके लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के डिस्टेंसेस निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे हम। अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय टावर फ्रॉम हिम। He stands at a point A in front of the tower C and spots a very distant object O in line with AC। तो यहाँ पे आपका मैन है, सपोज़ यहाँ पे पॉइंट ए पे कह रहे हैं ये, और ये टावर सी के इन फ्रंट में है। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ को ये ऑब्ज़र्व कर रहा है। ठीक है, जो टावर से आगे है। ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू ए सी अप टू बी। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कहाँ तक, पॉइंट बी तक। तो ये बी पॉइंट पे आ गया आप। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर बोल रहा है ना, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये कितना है यहाँ पे, 100 मीटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एंड लुक्स एट ओ एंड सी अगेन। अब यहाँ पे ये ओ और सी को फिर से देख रहा है। सिंस ओ इज़ वेरी डिस्टेंट द डायरेक्शन बी ओ इज़ प्रैक्टिकली द सेम एज ए ओ। अब यहाँ पे ओ बहुत ज़्यादा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या उसी डायरेक्शन में यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब ये जो ओ है ये मैन को यहाँ पे फिर से वही डायरेक्शन में उसको दिखाई देगा। ठीक है, but he finds the line of sight of C shifted from the original line of sight by an angle theta is equal to 40 डिग्री। अब ये जब C को देख रहा है तो जो लाइन ऑफ साइट है वो 40 डिग्री से यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो अब ये C को देख रहा है यहाँ से, तो जो लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, ये कितना शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ये 40 डिग्री से शिफ्ट हो गया। ये पैरालैक्स एंगल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमको दी हुई है। थीटा इज नोन एज पैरालैक्स एंगल। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर सी फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन ए। तो जो टावर का डिस्टेंस है ओरिजिनल पोजीशन ए से, ये हमको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ए सी, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे
ये जो हमको कंडीशन, ये सिचुएशन दी हुई है यहाँ पे, इसके हिसाब से यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे ए और यहाँ पे सी, ठीक है, और ये पॉइंट है बी। अब यहाँ पे अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। और यहाँ पे हमको ये डिस्टेंस ए बी 100 दिया हुआ है मीटर, ठीक है। तो एक एंगल मालूम है और एक साइड मालूम है, तो यहाँ से ए सी ईज़िली निकल जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट साइड पता है और एडजेसेंट साइड पता करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, ठीक है, tan 40 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपोजिट साइड 100 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड AC, ठीक है। तो यहाँ से हमको AC कैलकुलेट करना है, तो AC हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय tan थीटा, थीटा यहाँ पे 40 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय tan 40 डिग्री की वैल्यू होती है 0.8391, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 119 मीटर। तो जो ये AC की वैल्यू हमको यहाँ पे मालूम करना था, वो कितना है हमारा आंसर, 119 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था। अब एक और एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स A एंड B ऑन द अर्थ। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो यहाँ पे हम मून को अर्थ से दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से देख रहे हैं। सपोज ये अर्थ है, सपोज ये मून है, और यहाँ पे दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से हम यहाँ पे मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सपोज A और B ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में A और B पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं। द एंगल थीटा सबटेंडेड बाय मून ये दिया हुआ है। अब जो एंगल सबटेंड हो रहा है मून पे, ये जो एंगल है यहाँ पे हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है थीटा, ये एंगल हमको यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है, 1 डिग्री 54 मिनट। और जो अर्थ का डायमीटर है वो यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर, ठीक है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे, और हमको डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ निकालना है, ठीक है। तो सपोज़ ये डिस्टेंस है कैपिटल D, ठीक है। तो यहाँ पे पैरालैक्स मेथड यूज़ करेंगे हम डिस्टेंस ऑफ मून निकालने के लिए, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट जैसा हम निकालने के लिए, जैसे हमने अभी देखा मेथड, वैसे अब यहाँ पे हम मून के लिए निकालेंगे। D इज़ इक्वल टू B डिवाइडेड बाय थीटा था, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ मून यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे थीटा जो है वो रेडियन में पुट करना है। तो 1 डिग्री 54 मिनट हमको एंगल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू रेडियन में हम लेंगे, ठीक है। तो अब रेडियन में क्या वैल्यू होगी इसकी, तो यहाँ पे देखिए 1 डिग्री 54 मिनट, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 1 डिग्री 60 मिनट होता है और 54 मिनट भी है यहाँ पे, तो टोटल हो जाएंगे ये 114 मिनट, ठीक है। अब ये एंगल मिनट में आ गया, तो ये जो 114 मिनट है, इसको यहाँ पे हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो एंगल है ये सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 सेकेंड की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। हमको यहाँ पे रिलेशन पता है कि जो 1 सेकेंड होता है, ठीक है, 1 सेकेंड उसकी वैल्यू होती है रेडियन में 4.847 इंटू 10⁻6 रेडियन, ठीक है। तो ये सेकेंड का रेडियन में कन्वर्जन है, हमने पहले वीडियो में भी देखा था ये। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 4.847 इंटू 10⁻6, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल डी क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल डी इज़ इक्वल टू 1.276 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय 114 इंटू 60 इंटू 4.847 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये जो एंगल है ये रेडियन में है। ठीक है, तो 1 डिग्री 54 मिनट। तो ये अब कैपिटल डी कितना आएगा यहाँ पे, तो ये सारे वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पे आपको कैपिटल डी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आंसर आने वाला है हमारे पास 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। तो अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना होगा, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, ये हमारा आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो पैरालैक्स मेथड से हमने निकाला। अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू स्टार्स। प्लैनेट्स का डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं वो हमने देखा अभी पैरालैक्स मेथड से, है ना। अब यहाँ पे स्टार्स का मेजरमेंट देखना है। तो अर्थ से जो क्लोजेस्ट स्टार है वो क्या है हमारे पास, सन है। ठीक है, जो कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली सन जो है ना अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻5 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे है। सन अर्थ से 1.6 इंटू 10⁻⁻5 अप्रॉक्सीमेटली इतना लाइट ईयर्स डिस्टेंस पे है। और अगर इसके बाद कोई स्टार देखेंगे तो यहाँ पे जो स्टार आता है वो है अल्फ़ा सेंचुरी। ठीक है, तो ऐसे नाम का कुछ स्टार है, और ये जो स्टार है ये यहाँ पे हमको 4.29 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सन यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे है और उसके बाद वाला स्टार हमारे पास इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे है ना। तो जो स्टार्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं अर्थ से। तो प्लैनेट्स के लिए अगर हम अर्थ के 2 डिस्टेंट पॉइंट्स कंसिडर करके ऑब्ज़र्व करेंगे और पैरालैक्स मेथड लगाएंगे तो वहाँ से हम डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर स्टार को हम देखेंगे तो स्टार बहुत ज़्यादा दूर है और वो जो पैरालैक्स एंगल सबटेंड करेगा वो बहुत कम होगा, उसकी वैल्यू बहुत कम होगी कि हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा डिफरेंट वे यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी मेजर द पैरालैक्स बिटवीन 2 फारदेस्ट पॉइंट्स अलॉन्ग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उस ऑर्बिट के अंदर जो दो डिस्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, जो 2 फारदेस्ट पॉइंट्स रहेंगे अलॉन्ग द ऑर्बिट, उनको हम कंसिडर करेंगे और वहाँ से हम ऑब्जर्वेशन करेंगे स्टार का। तो हमको जो वहाँ से पैरालैक्स एंगल मिलेगा वो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट होगा जिसको हम मेजर कर पाएंगे। तो ऐसा हम वहाँ पे करने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बॉक्स यहाँ पे, तो जो लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस होंगे उनके लिए यहाँ पे हमको कुछ डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मीटर में हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस हैं, तो यहाँ पे एक बड़ी यूनिट की ज़रूरत होगी। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक यूनिट है, इसकी वैल्यू मीटर में देखेंगे तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होगी। ठीक है, तो ये एक यूनिट है हमारे पास। इसके बाद है लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज़ इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये एक और यूनिट है। इसके बाद है 1 पार्सेक इज़ इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, लाइट ईयर्स में अगर देखेंगे तो 3.26 लाइट ईयर्स होगा। तो ये हमारे पास बड़े बड़े यूनिट्स हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंसेस के लिए। तो ये यूनिट्स यहाँ पे यूज़फुल होते हैं। ये यूनिट्स के जो मीटर में वैल्यूज़ है दिए हुए इस टेबल के अंदर, ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे याद कर लेना चाहिए। अब 1 लाइट ईयर डिस्टेंस होता कितना है, तो 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो वैक्यूम के अंदर लाइट जो 1 ईयर में डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 1 ईयर के ड्यूरेशन में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है लाइट, तो वो जो डिस्टेंस रहेगा उसको 1 लाइट ईयर कहेंगे। ये टाइम की यूनिट नहीं है, 1 लाइट ईयर ये डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, तो ये 1 लाइट ईयर की डेफिनेशन हो गई। 1 साल 1 ईयर के ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करेगी वैक्यूम के अंदर, वो जो डिस्टेंस होगा उसको हम 1 लाइट ईयर कहेंगे। 1 ईयर के ड्यूरेशन में वैक्यूम के अंदर जो लाइट स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उससे जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो उसको हम
1 लाइट ईयर कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है लाइट ईयर। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? इट इज़ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द सन, ठीक है। अब जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवोल्यूशन करती है, ठीक है, ठीक है। ये अर्थ है और ये सन है। तो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है, लेकिन ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करती है। तो जो अर्थ है वो सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं बल्कि एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में यहाँ पे रिवॉल्व करेगी। इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, ठीक है। तो उनमें से जो एक फोकस रहेगा, वहाँ पे सन रहेगा, ठीक है। और ऐसे करके यहाँ पे अर्थ क्या करेगी, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी। तो यहाँ पे जो अर्थ का और सन का डिस्टेंस है वो एक फ़िक्स वैल्यू नहीं होती है, वो चेंज होता रहता है यहाँ पे, है ना। अगर आप यहाँ से देखेंगे इस पोजीशन में तो डिस्टेंस इतना है, तो और ये फारदेस्ट पोजीशन देखेंगे तो डिस्टेंस इतना रहेगा। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये चेंज होता रहता है, ये कांस्टेंट नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस का अगर हम यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस निकालेंगे, जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है अगर उसका एक एवरेज डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे हमको एक एवरेज डिस्टेंस मिलेगा। और वो एवरेज डिस्टेंस को हम लेके ऐसा कंसिडर करेंगे कि जो अर्थ है यहाँ पे सन के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अब ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है और अब ये जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ पे सर्कल का रेडियस रहेगा और ये एवरेज डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो ये जो एवरेज रेडियस होता है, तो ये एवरेज रेडियस को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो ये एवरेज रेडियस को हम क्या कहते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कैपिटल ए यू से इसको डिनोट करते हैं, तो ये होगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहाँ पे ये बेसिकली रेडियस होगा, ठीक है। ये यहाँ पे सन से लेके अर्थ तक का जो डिस्टेंस है ये इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस रहेगा, ऐसा हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये हो गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक और यूनिट देखेंगे पारसेक। तो यहाँ पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो डिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस, ठीक है, सन से लेके अर्थ तक का ये जो डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये डिस्टेंस यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे 1 सेकेंड ऑफ आर्क का एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? 1 पारसेक। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की लेंथ की आर्क की वजह से यहाँ पे जो डिस्टेंस पे 1 सेकेंड ऑफ आर्क का एंगल सबटेंड होगा उसको हम कहेंगे यहाँ पे 1 पारसेक, ठीक है। तो ये होता है 1 पारसेक। तो अगर यहाँ पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क है, ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है 1 पारसेक, ये कितना होगा? ये रेडियस है, तो ये हो जाएगा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय एंगल, ठीक है। तो आर्क लेंथ यहाँ पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और यहाँ पे एंगल है 1 सेकेंड, लेकिन यहाँ पे 1 सेकेंड की वैल्यू रेडियन में लेना है। तो 1 सेकेंड यहाँ पे 4.847 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको 1 पारसेक की वैल्यू मिलेगी। 1 पारसेक इज़ इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, ये आपको याद होना चाहिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे हम, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? अ स्टार इज़ 5.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, हाउ मच पैरालैक्स इन आर्क सेकेंड विल इट सबटेंड व्हेन व्यूड फ्रॉम 2 अपोजिट पॉइंट्स अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। तो सपोज़ यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे सन है, ठीक है, और यहाँ पे अर्थ सन के अराउंड सपोज़ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है,
ये होगा यहाँ पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे ये भी कितना होगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जो आपका स्टार है, सपोज़ यहाँ पे स्टार है एस, ये यहाँ पे 5.5 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे अर्थ से, ठीक है, 5.5 लाइट ईयर्स। तो हमको यहाँ पे पैरालैक्स एंगल निकालना है थीटा, और ये इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे सेकंड्स में निकालना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ बोल रहा है, ठीक है, स्टार के लिए ऑर्बिट देखना होता है। तो यहाँ पे पैरालैक्स मेथड यूज़ कर सकते हैं। 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का जो यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये यहाँ पे हमारी आर्क है, ठीक है, तो ये हमारी आर्क लेंथ हो गई यहाँ पे। अर्थ से स्टार तक का डिस्टेंस, ठीक है, 5.5 लाइट ईयर्स, ये यहाँ पे हमारा रेडियस है, ठीक है। तो जो एंगल सबटेंडेड है वो हम निकाल सकते हैं आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट का कन्वर्जन करेंगे हम। 2 इंटू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर डिवाइडेड बाय 5.5। अब यहाँ पे 1 लाइट ईयर कितना होता है, ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, 15 मीटर। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस करने के बाद जो एंगल आएगा हमारे पास, वो यहाँ पे हमारे पास रेडियन में आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 5.75 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, ठीक है। इतना एंगल यहाँ पे हमारा सबटेंड हो रहा है। लेकिन ये तो एंगल रेडियन में है, और हमको यहाँ पे एंगल सेकंड्स में निकालने के लिए बोला हुआ है। तो अब ये रेडियन को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास क्या रिलेशन है, 1 सेकंड का जो एंगल होता है वो होता है 4.847 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन होता है ना। तो अगर यहाँ से 1 रेडियन देखेंगे तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4.847 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रिप्लेसमेंट करेंगे, तो थीटा क्या आएगा हमारे पास, ये होगा 5.75 इंटू 10⁻⁻6। 1 रेडियन की जगह क्या लिखेंगे 1/4.847 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पे अब सेकेंड्स में जो एंगल आएगा हमारे पास वो कितना आएगा 1.186 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये एंगल सबटेंडेड इन सेकेंड्स हो गया। अब ये कन्वर्जन की जगह यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा इज़ इक्वल टू कितना है 5.75 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे इंटू 57.297 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल किस में हो गया डिग्री में हो गया, और 1 डिग्री होता है 60 मिनट के इक्वल, तो इंटू 60 करेंगे तो ये एंगल मिनट में हो गया, और अगर इंटू 60 करेंगे तो ये एंगल जो हो जाएगा ये एंगल यहाँ पे सेकंड्स में हो जाएगा। और यहाँ से भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.186 सेकेंड्स, ठीक है। तो ऐसे हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना था। तो डिस्टेंस ऑफ स्टार हम इस तरह से यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पे देखना है मेजरमेंट ऑफ द साइज़ ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार। किसी भी प्लैनेट या फिर स्टार का साइज़ हम कैसे मेजर कर सकते हैं, अब ये देखेंगे हम। तो साइज़ मेजर करना मतलब किसी भी प्लैनेट या फिर स्टार का डायमीटर मेजर करना, किसी भी प्लैनेट या फिर स्टार का डायमीटर मेजर करना है हमको। तो यहाँ पे सपोज़ हमारे पास एक प्लैनेट है, ठीक है, और इसका डायमीटर है यहाँ पे स्मॉल d, ठीक है, और ये यहाँ पे अर्थ से कैपिटल D डिस्टेंस पे है, और ये यहाँ पे अर्थ के ऊपर अगर प्लैनेट के 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हम देखेंगे तो वो यहाँ पे अल्फ़ा का एंगल सबटेंड कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये जो एंगल होता है, द एंगल सबटेंडेड बाय द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द प्लैनेट और स्टार एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, इसको हम कहते हैं एंगुलर डायमीटर। ठीक है, तो ये जो अल्फ़ा है यहाँ पे, ये अल्फ़ा क्या है, एंगुलर डायमीटर। ठीक है, ये आपको नाम इसका याद होना चाहिए। स्मॉल डी इसका डायमीटर है और अल्फ़ा इसका एंगुलर डायमीटर है और कैपिटल डी इसका डिस्टेंस है अर्थ से। तो यहाँ पे अब जब हमको मेजरमेंट करना है किसी भी स्टार, प्लैनेट या फिर स्टार के डिस्टेंस का अर्थ से, तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, ये पैरालैक्स मेथड से यहाँ पे हम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पैरालैक्स मेथड से हम कैपिटल डी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। और जो एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ रहेगा, मतलब जो एंगुलर डायमीटर अल्फ़ा रहेगा, ये हम यहाँ पे अर्थ से मेजर कर सकते हैं टेलीस्कोप से देख के, है ना। तो कैपिटल डी और अल्फ़ा ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमको जब डायमीटर ऑफ प्लैनेट निकालना है स्मॉल डी, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, प्लैनेट बहुत दूर है अर्थ से, तो यहाँ पे जो प्लैनेट का जो डायमीटर है, प्लैनेट का जो डायमीटर है स्मॉल डी, इसको हम यहाँ पे आर्क कंसिडर कर सकते हैं सर्कल की, है ना। यहाँ पे अर्थ पे ये अल्फ़ा का एंगल सबटेंड कर रही है और कैपिटल डी यहाँ पे इसका रेडियस है। तो यहाँ पे सिमिलर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहाँ पे हमको अल्फ़ा की वैल्यू मालूम है, कैपिटल डी की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ से हम स्मॉल डी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू कैपिटल डी। तो एंगुलर डायमीटर से अगर हम प्लैनेट के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमको साइज़ ऑफ द प्लैनेट यहाँ पे मिल सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम मेजरमेंट कर सकते हैं साइज़ ऑफ द प्लैनेट का। ठीक है, तो ये ऐसे हम करेंगे। एक एग्जांपल देखेंगे इसके लिए। यहाँ पे हम द सन्स एंगुलर डायमीटर इज़ मेजर्ड टू बी 1920 मिनट। ठीक है, तो एंगुलर डायमीटर दिया हुआ है सन का, तो ये क्या वैल्यू दी हुई है हमको, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1920 सेकेंड। ठीक है, द डिस्टेंस कैपिटल डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब जो सन से अर्थ का डिस्टेंस है ये होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो वही डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो ये कैपिटल डी की वैल्यू दी हुई है हमको 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द सन, तो सन का यहाँ पे डायमीटर निकालना है, उसका साइज़ निकालना है। तो हमने देखा अभी अभी कैसे निकालना है, तो ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ द सन इज़ इक्वल टू स्मॉल डी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू कैपिटल डी। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1920 मिनट, इंटू कैपिटल डी की वैल्यू है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एंगल होता है ये हमको रेडियन में लेना होता है, तो इसको हम रेडियन में लेंगे। तो ये जिसका जो कन्वर्जन करना पड़ेगा यहाँ पे, ये एंगल हमको यहाँ पे सेकेंड्स में है ना, एंगल यहाँ पे सेकेंड्स में दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटू 4.847 इंटू 10⁻⁻6 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 सेकेंड रेडियन में कन्वर्ट हो गया। और ये जो वैल्यू रहेगी ये अब रेडियन में आ गई, इंटू 1.496 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमको जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी यहाँ पे 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पे डायमीटर ऑफ दी सन। तो सन का डायमीटर इतना होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से हमने देखा कि किसी भी प्लैनेट का या फिर किसी भी स्टार का यहाँ पे हम साइज़ किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। अगर हमको बहुत स्मॉल डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, तो वहाँ पे मीटर स्केल का तो यूज़ नहीं कर सकते, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से भी मेजर नहीं होगा। तो जो स्मॉल डिस्टेंसेस होंगे, स्मॉल डिस्टेंस जैसे कि एटॉमिक साइजेस, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल का साइज़, एटम का रेडियस, ठीक है, तो ये
बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंसेस है, इनको हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करेंगे? अब स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए मीटर कन्वीनियंट यूनिट नहीं है, ठीक है। मीटर बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी यहाँ पे, तो हमको छोटे यूनिट्स में डील करना पड़ेगा जब एटॉमिक साइजेस की बात आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए यूनिट्स है, इंपॉर्टेंट यूनिट्स, उसमें है एक फर्मी और दूसरा है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये दो यूनिट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और इनके जो वैल्यूज़ हैं वो एसआई यूनिट्स के फॉर्म में वो हमको दिए हुए हैं। 1 फर्मी इज़ इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज़ इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 1 फर्मी मतलब अगर आप मीटर को फेम्टो सफिक्स लगा देंगे तो 1 फेम्टोमीटर को हम 1 फर्मी कहेंगे, ठीक है। 1 स्मॉल एफ एम कहिए या फिर 1 कैपिटल एफ, ठीक है, ये है 1 फर्मी, और इसकी वैल्यू है 10⁻⁻15 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻10 मीटर। तो ये दो यूनिट्स है जो इम्पॉर्टेंट है जब हम एटॉमिक साइजेस की बात करते हैं, ठीक है। अब जो एटॉमिक साइजेस होंगे उसका जो मेजरमेंट होगा, ठीक है, स्मॉल साइजेस मेजर करने के लिए जो हमारे पास डिवाइसेस अवेलेबल हैं उनमें हमारे पास है माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप से हम यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप में हम लाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। विजिबल लाइट की रेंज क्या होती है? विजिबल लाइट की रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये विजिबल लाइट की रेंज है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि आपको जो ऑब्जेक्ट का साइज़ मेजर करना है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट का आपको साइज़ मेजर करना है उसके लिए यहाँ पे जो लाइट आप यूज़ कर रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ रहेगी, उसकी वेवलेंथ ऑब्जेक्ट के साइज़ से कम होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? जो भी आपका ऑब्जेक्ट का साइज़ रहेगा उससे आपकी वेवलेंथ जो रहेगी लाइट की, उसका साइज़ क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यहाँ पे साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। वेवलेंथ ऑफ लाइट जितनी कम हो सकती है वहाँ तक के आप ऑब्जेक्ट के डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं। अगर उससे कम आपको डिस्टेंसेस मेजर करने हैं तो आपको ऐसी लाइट चाहिए जिसकी वेवलेंथ और कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन लग गई। तो जो आपका माइक्रोस्कोप है, ये जो लाइट पे वर्क कर रहा है, इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप को क्या कहते हैं हम? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ लाइट। अब यहाँ से हमको एडवांटेज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वैसे तो एक पार्टिकल है, लेकिन आप 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है। जो पार्टिकल होता है, जो मैटर होता है, वो वेव की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो बीम रहेगी वो एक वेव की तरह एक्ट करेगी, और इसकी जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 0.6 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होगी वो? अप्रॉक्सीमेटली 0.6 एंगस्ट्रॉम का साइज़। तो ये इतने छोटे साइज़ की इसकी वेवलेंथ रहेगी। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है अगर वो 1 एंगस्ट्रॉम भी है तो हम यहाँ पे इजीली उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वेवलेंथ यहाँ पे क्या हो गई? साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट से कम हो गई, तो कंडीशन फुलफिल हो गई यहाँ पे। तो 1 एंगस्ट्रॉम मतलब ये एटॉमिक साइज़ है, किसी भी एटम का साइज़ हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एटॉमिक साइजेस को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, इफ़ द साइज़ ऑफ अ न्यूक्लियस इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻14 मीटर इज स्केल्ड up to the tip of the sharp pin. What roughly is the size of an atom? Assume tip of the pin to be in the range of 10⁻⁻15 meter to 10⁻⁻4 मीटर। तो ये क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो कितना है? 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर की रेंज का है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? स्केल अप कर रहे हैं। इसकी क्या कर रहे हैं हम? इसको क्या कर रहे हैं हम? स्केल अप कर रहे हैं। स्केल अप करके हम यहाँ पे पेन की जो एक शार्प टिप होती है उसके साइज़ के इक्वल कर रहे हैं 10⁻⁻15 टू 10 उसके साइज़ के इक्वल कर रहे हैं 10⁻⁻5 मीटर से 10⁻⁻4 मीटर तक,
ठीक है। तो इसको स्केल अप करके हम यहाँ पे इतना कर रहे हैं। तो अगर न्यूक्लियस को स्केल अप करके हम इतना कर रहे हैं तो एटम का रफली साइज़ कितना होगा ये पूछ रहा है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने स्केल अप किया, कितना किया, पहले कितना था यहाँ पे साइज़ 10⁻⁻15 से लेके 10⁻⁻14 तक का साइज़ था, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलिंग इफेक्ट जो आ रहा है वो कितना हो रहा है यहाँ पे 10⁻+10, ठीक है। ये हमारा स्केलिंग फैक्टर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इतने से स्केल न्यूक्लियस हो रहा है तो इतने से स्केल एटम भी होगा। अगर एटम का आप यहाँ पे रफली साइज़ देखेंगे तो एटम का साइज़ होता है 10⁻⁻10 मीटर का, ठीक है। 10⁻⁻10 मीटर का क्या होता है यहाँ पे एटम का साइज़ होता है। तो अगर हमको अब इसको स्केल अप करना है तो यहाँ पे जो 10⁻10 के स्केल से हम न्यूक्लियस को यहाँ पे स्केल कर रहे हैं, स्केल अप कर रहे हैं, तो उतने से यहाँ पे आप एटम को भी करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे एटम का साइज़ हो जाएगा 10⁻⁻10 और 10⁻+10 का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा और यहाँ पे हमको मिलेगा 1 मीटर। तो जो आपका एटम है वो एटम स्केल अप होकर कितना हो जाएगा, वो 1 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ मास देखेंगे, ठीक है। तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट है किलोग्राम, ठीक है। मास का एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम है। इसको केजी के सिंबल से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मास के डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट होते आ रहे हैं प्रेसाइज से प्रेसाइज, टाइम टू टाइम। तो 1889 में 1 केजी का स्टैंडर्ड सेट किया गया था। 1 केजी का मास जो था उसको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी गई थी, क्या थी कि 1 kg मास इज़ द मास ऑफ द प्लैटिनम इरिडियम अलॉय सिलेंडर kept इन अ स्पेशल ग्लास केस एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है, इसका जो फ्रेंच ट्रांसलेशन होता है उससे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन निकल के आता है BIPM। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे ये सिलेंडर रखा हुआ है यहाँ पे प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का, और इसके डायमेंशंस कुछ यहाँ पे 3.9 सेंटीमीटर लेंथ और 3.9 सेंटीमीटर डायमीटर, ऐसे कुछ डायमेंशन का सिलेंडर है ये। और इसका जो मास है यहाँ पे 1 kg डिफ़ाइन कर दिया गया, ठीक है। काफ़ी मैन आवर्स के बाद और काफ़ी कॉस्ट के बाद ये सिलेंडर प्रिपेयर होता है, ठीक है। और जब इसको डिफ़ाइन किया गया तो फिर बाद में यहाँ पे इसके क्या करते हैं, कॉपीज़ बनाते हैं और ये कॉपीज़ बना के वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्डाइजिंग लेबोरेटरीज़ में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में ये सेंड कर देते हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज़ में यहाँ पे इसकी कॉपीज़ होते हैं। तो ये जो सिलेंडर था इसको 1 kg डिफ़ाइन कर दिया गया था। लेकिन ये जो डेफिनेशन थी इसकी यहाँ पे ये फिज़िकल ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होगी, है ना। ये कुछ टाइम के बाद इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मॉडिफाई कर दी गई। अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 130 ईयर्स के बाद इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे चेंज लाया गया। इसका जो स्टैंडर्ड है इसको और प्रिसाइज बनाया गया। तो इसकी डेफिनेशन को क्यों चेंज किया गया यहाँ पे, तो ये जो सिलेंडर था प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का, यहाँ पे ये माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ डर्ट को यहाँ पे कैप्चर कर रहा था और एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ पे इसका मास यहाँ पे चेंज हो रहा था, ठीक है। तो ये रीज़न की वजह से यहाँ पे इसका जो मास है यहाँ पे वो माइक्रोग्राम्स में चेंज हो रहा था। माइक्रोग्राम्स में यहाँ पे इसमें चेंज आ रहा था। माइक्रोग्राम्स को अगर आप ऐसे देखेंगे तो बहुत छोटी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे ये अगर स्टैंडर्ड के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड प्रिसाइज होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था कि यहाँ पे एक केजी की ऐसी यूनिट है जो कि थोड़ा सा वेरी कर रही है ओवर द ईयर्स। माइक्रोग्राम्स में इसका जो मास है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना था। तो नवंबर 2018 के अंदर CGPM की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर यहाँ पे केजी की डेफिनेशन को यहाँ पे रीडिफ़ाइन कर दिया गया, ठीक है। तो केजी की यहाँ पे नई डेफिनेशन लाई गई और मई 2019 के अंदर यहाँ पे इस डेफिनेशन को वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट कर लिया गया। तो जो आपका केजी का न्यू मेजर था वो किस पे बेस्ड था, तो जो न्यू मेजर था वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड था, ठीक है। जो न्यू मेजर था वो किस पे बेस्ड हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल से हम करंट को पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सकता है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो उसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, इसका यहाँ पे यूज़ किया गया। और यहाँ पे केजी की नई डेफिनेशन क्या रखी गई यहाँ पे, amount of current which has to be passed through an electromagnet so that it can pull down one side of an extremely sensitive balance to balance the other side which holds one standard kg mass। तो यहाँ पे एक साइड में एक स्टैंडर्ड केजी का मास रख देते हैं और जो दूसरा साइड बैलेंस करने के लिए जो अमाउंट ऑफ करंट लगेगा यहाँ पे, तो वो करंट के टर्म्स में यहाँ पे केजी की डेफिनेशन को बेस कर दिया गया। और इसके पीछे जो बैलेंस है, जिस सेंसिटिव बैलेंस की यहाँ पे बात हो रही है, वो किबल बैलेंस है, ठीक है, किबल बैलेंस या फिर वैट बैलेंस। तो ये जो बैलेंस है इसके अंदर हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को मेजर करते हैं, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे जो निकल के आती थी वो टाइम से यहाँ पे इसके जो लास्ट डिजिट्स होते हैं इसमें अनसर्टेनिटीज़ होते हैं, ठीक है। अनसर्टेनिटीज़ को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया और जो प्लैंक्स की वैल्यू थी वो 1 kg इक्वल करने के लिए जो प्रेसाइज से प्रेसाइज चुनी जा सकती थी, वो प्रेसाइज वैल्यू को यहाँ पे चुन के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे सेट कर दिया गया। तो यहाँ पे h की वैल्यू में अनसर्टेनिटी नहीं रही अब, और h की वैल्यू को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया 6.62607015 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। तो यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो गई और इसकी वजह से यहाँ पे केजी के जो स्टैंडर्ड है वो फिक्स हो गया। यहाँ पे कैसे फिक्स हुआ, हमको पता है यहाँ पे कि मास एनर्जी रिलेशन होता है E=mc², ठीक है। और फोटोन की एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं E=hν। तो mc² को यहाँ पे hν से अगर हम रिलेट करेंगे तो यहाँ से हम मास को क्या लिख सकते हैं, hν/c²। यहाँ पे m क्या है, मास है, और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू यहाँ पे ये फ्रेक्वेंसी है और c है स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर फ्रेक्वेंसी के लिए अगर हम देखेंगे तो h की वैल्यू हमने अभी फिक्स कर दी और c स्पीड ऑफ लाइट फिक्स किया हुआ है 299792458 मीटर पर सेकेंड। तो वो वैल्यूज़ यहाँ पे अब ये सारे के सारे यहाँ पे फिक्स हो गए, तो मास की वैल्यू यहाँ से फिक्स हो गई। तो 1 kg की जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे इस फॉर्मूले से यहाँ से ऐसे फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक नया स्टैंडर्ड यहाँ पे केजी के लिए डिफ़ाइन कर दिया गया और ये मई 2019 में अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। तो ये अब केजी की न्यू डेफिनेशन होगी। अब यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे मासेस की अगर हम बात करेंगे तो अगर एटॉमिक मासेस है तो एटॉमिक मासेस के लिए केजी बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी, एक बड़ा स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो एटॉमिक मासेस के लिए यहाँ पे हम अगर एटॉमिक मासेस का हमको स्टैंडर्ड यहाँ पे कोई देखना है तो यहाँ पे किसी एटम को ही देखेंगे हम, है ना। अगर हमको एटॉमिक साइजेस को कंपेयर करना है तो किसी पर्टिकुलर एटम को हम स्टैंडर्ड एटम मान लेंगे। तो यहाँ पे इंटरनेशनली यहाँ पे हमको C12 एटम जो है, C12 एटम को यहाँ पे स्टैंडर्ड एटम कंसिडर कर लिया गया और जो सारे एटॉमिक मासेस होंगे वो इस एटम को कंपेयर करके यहाँ पे उनके मासेस को हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो C12 को यहाँ पे स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया गया। जो आपका C12 एटम है, ठीक है, C12 एटम का 1/12 जो मास रहेगा, ठीक है, उसको यहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूनिट दे दी गई। क्या दिया गया यहाँ पे, एटॉमिक मास यूनिट। C12 एटम, कार्बन 12 एटम का 1/12 मास क्या रहेगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट, और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66054002 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब यहाँ पे जो इसके लास्ट डिजिट्स हैं ये वैल्यू के, उसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल अगर कैलकुलेशंस वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg लेके चलते हैं। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो ये होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मासेस के लिए ये स्टैंडर्ड यूनिट है और इसको 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। इसको यहाँ पे ऐसे 1U करके भी लिखते हैं, ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट या फिर 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, तो उसकी ये वैल्यू होती है। तो ये स्टैंडर्ड है एटॉमिक मासेस के लिए। अब यहाँ पे C12 एटम को ही स्टैंडर्ड एटम क्यों लिया हमने, दूसरा भी कोई एटम ले सकते थे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को भी पास्ट में हम स्टैंडर्ड एटम ले चुके हैं, लेकिन यहाँ पे रीज़न क्या है, जो कार्बन है उसके कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, C12,
C13, C14 एट्सेट्रा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो C12 एटम है, जो C12 आइसोटोप है यहाँ पे कार्बन का, वो इन अवेलेबल कार्बन में से 98% है। मतलब टोटल अवेलेबल कार्बन में से 98% जो कार्बन है वो C12 आइसोटोप का है। लेकिन अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अगर हम देखेंगे या कोई और एटम्स को हम देखेंगे तो वहाँ पे कई सारे आइसोटोप्स अबंडेंस में होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर आइसोटोप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस रीज़न की वजह से C12 एटम को ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, क्योंकि इसका एक आइसोटोप अबंडेंस में है और स्टेबल है, ठीक है। तो यही रीज़न है C12 को स्टैंडर्ड एटम लेने का। अब यहाँ पे देखिए इस टेबल के अंदर रेंज एंड ऑर्डर ऑफ मासेस दिए हुए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास आप देखेंगे तो 10⁻³ के ऑर्डर का है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। तो इतना छोटा मास है ये। और यहाँ से लेके हमारे पास ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का अगर हम मास देखेंगे तो वो होगा 10⁻55 kg, ठीक है। तो यहाँ पे इतने वाइड रेंज ऑफ मासेस है हमारे पास यूनिवर्स के अंदर। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स के मासेस को यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अगर आप ह्यूमन को देखेंगे तो ह्यूमन का मास यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 10⁻² के ऑर्डर का होता है, मतलब 100 kg के आसपास होता है ह्यूमन का मास। तो ऐसे ही यहाँ पे आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मासेस को यहाँ पे देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेजरमेंट देखेंगे हम, तो इन मासेस का, इतने वाइड रेंज ऑफ मासेस का हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। कॉमन मासेस जैसे कि कोई ह्यूमन का मास हो गया या फिर कोई चीज़ का मास हो गया, ये आप इजीली यहाँ पे कॉमन मासेस को यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। क्या यूज़ करके, यहाँ पे वेइंग मशीन या फिर जनरल शॉप्स में जो बैलेंसेस होते हैं, ठीक है, वेइंग बैलेंसेस, तो वो उसका यूज़ करके इजीली मेजर कर सकते हैं। अगर लार्ज मासेस मेजर करना है तो हम यहाँ पे ग्रेविटेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज़ करके हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के भी मासेस को काफ़ी इजीली मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे लार्ज मासेस को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे ग्रेविटेशन मेथड यूज़ करेंगे। और अगर स्मॉल मासेस जैसे कि एटॉमिक मासेस को हमको मेजर करना है तो एटॉमिक मासेस को कैसे मेजर करेंगे हम, तो उसके लिए डिवाइस है हमारे पास यहाँ पे स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन मासेस, लार्ज मासेस और स्मॉल मासेस का मेजरमेंट इस तरह से यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब हमको देखना है मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट क्या है, सेकंड है, ठीक है। टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट सेकंड है। अब यहाँ पे जो टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका जो एसआई यूनिट सेकंड है, उसका जो स्टैंडर्ड हम सेट करेंगे तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बेसिस है यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो 1 सेकंड का स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कोई हमको ऐसा फेनोमेनन चाहिए जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता है, ठीक है। तो एक पीरियोडिक फेनोमेनन हमको चाहिए और उस फेनोमेनन को हम क्या करेंगे, टाइम के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। 1 सेकंड के लिए उसको हम एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे कुछ मेथड्स यूज़ में आ रहे हैं। बहुत सालों तक यहाँ पे क्या कंसिडर किया गया कि जो 1 मीन सोलार डे है उसको हम रेफरेंस लेते हैं। 1 मीन सोलार डे कितना होता है, एक नून से लेके दूसरे नून तक का जो टाइम रहेगा, ठीक है, मतलब पूरे एक दिन में 12 o'clock से लेके 12 o'clock तक वो जो टाइम रहेगा उसको हम 1 मीन सोलार डे लेते हैं, ठीक है। वो 1 मीन सोलार डे रहेगा। तो उससे 1 सेकंड कैसे डिफाइन किया गया, तो यहाँ पे किसी भी एक दिन का एवरेज टाइम हम कितना लेते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। एक दिन का टाइम होता है 24 आवर्स, तो और एक आवर होता है 60 मिनट्स का, ठीक है। और हर मिनट के अंदर यहाँ पे 60 सेकेंड्स होते हैं, है ना। तो एक मीन सोलार डे जो रहेगा वो 24 आवर्स का रहेगा। अगर 24 को हम यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 24 इंटू 60 मिनट। और अगर इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गई। तो 1 मीन सोलार डे में 24 आवर्स में 86400 सेकेंड्स होते हैं, है ना। तो 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे
1/86400 ऑफ अ मीन सोलर डे। तो जो 1 सेकेंड है आपका, उसका स्टैंडर्ड क्या सेट कर दिया गया यहाँ पे, ये 1/86400 का फ्रैक्शन है एक मीन सोलर डे का। ठीक है, तो इसका यहाँ पे स्टैंडर्ड यहाँ पे इस तरह से सेट किया हुआ था। तो ये जो डेफिनीशन थी ये काफ़ी टाइम तक थी, लेकिन बाद में क्या ऑब्ज़र्व हुआ कि जो अर्थ का रोटेशन है वो ग्रेजुअली स्लो डाउन होता है ना, और उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका सोलार डे है उसकी लेंथ यहाँ पे वेरी करती है, उसका जो ड्यूरेशन है सोलार डे का वो वेरी करता है। मून की वजह से, मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से यहाँ पे अर्थ के ऊपर यहाँ पे टाइडल इफ़ेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओशंस होते हैं, ओशंस के अंदर टाइड्स प्रोड्यूस होते हैं मून के यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हाई टाइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। देखिए, जो साइड यहाँ पे अर्थ के क्लोजेस्ट है और जो साइड यहाँ पे अर्थ से फारदेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्ज़र्व हुआ कि जो आपका अर्थ है उसका जो रोटेशन है वो ग्रेजुअली स्लो डाउन हो रहा है। अर्थ जो स्पिन कर रही है उसका जो मोशन है वो, उसका रोटेशन जो है वो स्लो डाउन हो रहा है। तो ये जो अर्थ का रोटेशन स्लो डाउन हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, सोलार डे की लेंथ वेरी होती है। सोलार डे की जो लेंथ, एक दिन का जो ड्यूरेशन रहेगा वो वेरी करेगा। मतलब जो पास्ट में डे का ड्यूरेशन था वो ज़्यादा होता था, अर्थ थोड़ा सा फास्ट स्पिन करती थी, और अब के टाइम में थोड़ा सा अर्थ का जो रोटेशन है वो स्लो डाउन हो गया। तो मतलब अब अर्थ थोड़ा सा स्लो रोटेट हो रही है, तो यहाँ पे डे का ड्यूरेशन क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब पहले दिन छोटा होता था, अब दिन थोड़ा सा बड़ा होता है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन जो वेरिएशन होता है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड को अफेक्ट करता है। आपका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए 1 सेकेंड का वो प्रिसाइज़ होना चाहिए, और यहाँ पे प्रेसिजन की कमी महसूस होने लगी। तो उतना ज़्यादा प्रिसाइज़ स्टैंडर्ड नहीं था यहाँ पे। इसकी वजह क्या थी, अर्थ का जो रोटेशन है वो यहाँ पे मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से यहाँ पे क्या होता था, ओशन के अंदर अर्थ का जो साइड मून के एकदम करीब में क्लोजेस्ट टू द मून है, और जो फारदेस्ट टू द मून है, ये दो साइड में यहाँ पे हाई टाइड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और ये टाइड्स प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे जो अर्थ का जो रोटेशन है उसका जो रोटेशन की स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो होने लग गई, और ड्यूरेशन ऑफ डे थोड़ा सा बढ़ने लग गया। वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो वेरिएशन आया है इसकी वजह से हम यहाँ पे अर्थ को एक प्रिसाइज स्टैंडर्ड नहीं मान सकते। ठीक है, तो इसका यहाँ पे मेथड ऑफ यहाँ पे स्टैंडर्ड को थोड़ा सा चेंज करने की नीड महसूस होने लगी। तो बाद में क्या हुआ, यहाँ पे हमको यहाँ पे सीज़ियम एटॉमिक क्लॉक का यूज़ करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक स्टैंडर्ड्स को यूज़ करने लग गए हम। एटॉमिक क्लॉक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट टाइम दिखाते हैं। ठीक है, एटॉमिक क्लॉक्स का यहाँ पे यूज़ होने लगा। एटॉमिक क्लॉक्स, एटम के जो वाइब्रेशंस होते हैं, एटम के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं। एक फिक्स्ड फ्रैक्वेंसी से एटम वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो जो एटम के ऑसिलेशंस है, जो वाइब्रेशंस है, उनके अंदर हमको यहाँ पे एक कांस्टेंट फ्रैक्वेंसी मिल सकती है, और ये कांस्टेंट फ्रैक्वेंसी की वजह से यहाँ पे एक मोर प्रिसाइज मेथड ऑफ स्टैंडर्ड मिल गया हमको सेकंड के लिए। तो एटॉमिक क्लॉक का यूज़ करके हमने यहाँ पे एक नया स्टैंडर्ड सेट किया, और इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या कहा कि 1 सेकेंड जो है इज़ द टाइम नीडेड फॉर 91926317770 वाइब्रेशंस ऑफ द रेडिएशन emitted during a transition between two hyperfine states of cesium-133 atom। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे cesium-133 आइसोटोप है, सीजियम का आइसोटोप है, तो इसके दो एनर्जी लेवल्स में जो ट्रांजिशन आएगा उसमें जो रेडिएशन एमिट होगी, तो उसमें जो ये एटम के इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगे। ठीक है, 91926317770 वाइब्रेशंस। तो इतने वाइब्रेशंस के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, 1 सेकेंड होगा। ठीक है, तो एक मोर प्रिसाइज यहाँ पे डेफिनेशन सेट की गई। एटॉमिक वाइब्रेशंस क्योंकि एक रिलायबल फ्रैक्वेंसी से वाइब्रेट होते हैं, इसलिए हमको ये एक नया स्टैंडर्ड मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हमको फ्रैक्वेंसी मिलती है। जैसे कि हमारे रिस्ट वॉचेस होते हैं, रिस्ट वॉच के अंदर हम अगर एक मैकेनिकल रिस्ट वॉच है तो उसके अंदर
व्हील बैलेंस होता है, ठीक है। तो वो व्हील बैलेंस जो होता है वो बैक एंड फोर्थ रोटेट करता है, ठीक है। और उसका जो वो फ्रीक्वेंसी रहेगा रोटेशन का, उससे हमारा जो टाइम कीपिंग मैकेनिज़्म है वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको एक पीरियोडिक यहाँ पे फेनोमेनॉन मिल रहा है, वो व्हील बैलेंस का जो रोटेशन है, जो बैक एंड फोर्थ वो रोटेट हो रही है व्हील, ठीक है। और हमारे पास रिस्ट वॉचेस में क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी यूज़ होता है, ठीक है। तो एक मैकेनिकल रिस्ट वॉच की जगह एक क्वार्ट्ज की रिस्ट वॉच भी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, एक कैप्सूल के अंदर ट्यूनिंग फॉर्क के शेप में एक क्वार्ट्ज का क्रिस्टल कट करके वहाँ पे लगा देते हैं, और उसके जो वाइब्रेशंस होंगे क्वार्ट्ज क्रिस्टल के, उसके वाइब्रेशंस की जो फ्रेक्वेंसी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती है, ठीक है। तो जो आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो कुछ 32,768 हर्ट्ज़ की फ्रैक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो ये एक रिलायबल फ्रैक्वेंसी हमको यहाँ पे मिलती है। तो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल में भी यूज़ होता है वॉचेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कोई पीरियोडिक फेनोमेनॉन हो सकता है वो पॉसिबल टाइम स्टैंडर्ड हो सकता है हमारे पास। तो उसके हिसाब से यहाँ पे अब तक हमारे पास एटॉमिक क्लॉक्स का जो स्टैंडर्ड है 1 सेकेंड के लिए वो यूज़ में है, और अब तक ये स्टैंडर्ड सेट है 1 सेकेंड को डिफ़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है टाइम स्टैंडर्ड, 1 सेकेंड का स्टैंडर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस टेबल के अंदर रेंज एंड ऑर्डर ऑफ टाइम इंटरवल्स दिया हुआ है। काफ़ी सारे यहाँ पे आपको ये टेबल के अंदर वैल्यूज़ दिख रहे हैं। यहाँ पे लाइफ ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल्स यहाँ पे बहुत सारे जो अनस्टेबल होते हैं उनकी यहाँ पे आपको टाइम देखिए 10⁻⁻24 के ऑर्डर का यहाँ पे टाइम इंटरवल है। मतलब 1 सेकेंड का कितना छोटा पार्ट होगा ये आप इमेजिन कर सकते हैं। 10⁻⁻24 सेकेंड। यहाँ से लेके एज ऑफ द यूनिवर्स अगर आप देखेंगे तो उसका एस्टिमेटेड टाइम है 10⁻17 सेकेंड्स, ठीक है। तो मतलब इतने ज़्यादा ये टाइम है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे फेनोमेनॉन के यहाँ पे टाइम दिए हुए हैं। ये टेबल को आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे रेंज एंड ऑर्डर ऑफ टाइम इंटरवल्स दिए हुए हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप ये वीडियो यूज़फुल था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।